अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम आखिर क्यों में खुशामदीद। मैं हमजा जावेद हूँ। नाजरीन, गुड्स ट्रांसपोर्टर्स की 9 दिन की हड़ताल आखिरकार रंग ले आई। आप पीछे ये रौनकें देख सकते हैं, ये रौनकें बहाल हो गई हैं। जब हमने पिछला प्रोग्राम यहाँ पर किया था तो हमने देखा यूँ था कि तमाम के तमाम गुड्स ट्रांसपोर्टर्स हड़ताल का ऐलान कर चुके थे और ये जो तमाम का तमाम बाज़ार था ये सुनसान हो चुका था। लेकिन अब हड़ताल ख़त्म हो गई है। कौन सी ऐसी वजह बनी कि हड़ताल को ख़त्म करना पड़ा? क्या हुकूमत ने घुटने टेक दिए या ताजर मान गए? इस प्रोग्राम के अंदर हम तमाम की तमाम चीज़ें जानते हैं। नबील भाई हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सामने नबील भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं, अल्लाह का शुक्र। नबील भाई, क्या वजह बनी कि हड़ताल ख़त्म हो गई? क्या हुकूमत आपके मुतालबात मान गई या आप हुकूमत के मुतालबात मान गए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, हमारे चार्ट ऑफ डिमांड, हमारे मुतालबात एक जायज़ मुतालबात थे और उस पर आपने काफ़ी प्रोग्रामात भी किए हैं। जैसे डीज़ल वाला था कि रोज़ाना की बेस पे उसकी तब्दीली जो ना वो हमें काबिल कबूल नहीं है, उससे पहिया नहीं चल सकता। फिर हमारा कस्टम एक्ट SRO 1619 का इशू था, टोल प्लाज़ो का इशू था, एक्सेल लोड का इशू था, विद होल्डिंग टैक्स का इशू था। इस पे 2 दिन हमारे इस्लामाबाद में डायलॉग हुए, जिसमें अलीम खान साहब थे, हमारे जो क्या कहते हैं जी अली परवेज़ मलिक साहब थे और हमारे पोर्ट एंड शिपिंग के मिनिस्टर थे, बाकी तमाम सेक्रेटरी थे, वहाँ रेलेवेंट मिनिस्टर्स मौजूद थे। वहाँ पे भी हमारे डिटेल इस पे गुफ्तगू हुई, बहस हुई और उस पे हमारा डेडलॉक यानी कि उस मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सके, डेडलॉक था। उसके बाद फिर 9 दिन तक ये स्ट्राइक जारी रही। उसके बाद फिर कराची जाके दोबारा फिर वहीं से हमने स्टार्ट किया, वही दोबारा चार्ट ऑफ डिमांड जो हमारे थे उनके साथ बैठ के चीज़ों को सेटल किया गया और उसके बाद ये कॉल ऑफ किया गया, जिसमें डीज़ल का इन्होंने कहा कि 15 दिन का आप गवर्नमेंट हमें टाइम मांग रही थी, हमने उनको टाइम दे दिया। उसके बाद वो 15 दिन के लिए कम से कम 1 हफ़्ते के लिए उसको फिक्स कर देंगे। जो SRO 1619 था उसका 40% कार्गो अगर गाड़ी के अंदर होगा तो उसके ऊपर सीज़र नहीं होगा, वो सामान होल्ड कर लिया जाएगा। जो आपका सबसे पहला मुतालबा था कि जी पेट्रोल की और डीज़ल की कीमतें बहुत ज़्यादा हैं, पहले इसको कंट्रोल किया जाए और कम से कम 15 दिन के अंदर तयन किया जाना चाहिए कीमतों का, रोज़ाना तयन ना करें। अभी भी रोज़ाना तयन हो रहा है, अभी भी कीमतें अप एंड डाउन हो रही हैं रोज़ाना की बुनियाद पर। तो क्या समझते हैं, कुछ भी नहीं मानेगी? देखें जी कि मानी तो गई हैं, क्योंकि देखें उन्होंने 15 दिन का हमसे टाइम मांगा है। अच्छा। ठीक है, क्योंकि ठीक है गवर्नमेंट की भी कुछ मजबूरियां होंगी, कुछ वो भी इंटरनेशनली चीज़ों को देख रहे हैं, कुछ हमारे ऊपर आपको पता है IMF का भी कुछ मामलात हैं। तो मैं समझता हूँ, देखो उसके बाद 32 रुपये 63 पैसे डीज़ल में कमी की गई। मैंने बाकायदा खुश आइंदगी इसको करार दिया, 10% मैंने किराए भी कम करने का ऐलान किया। मैंने कहा अगर हमें रिलीफ मिल रहा है तो आगे आम बंदे को, इंडस्ट्री को भी रिलीफ मिलना चाहिए। ठीक है जी, और हमने अप्रिशिएट किया वज़ीर आज़म साहब के इस फैसले को। और देखें ये चीज़ होती है कि आप के दरमियान और बिजनेसमैन के दरमियान एक अच्छी पार्टनरशिप होनी चाहिए, एक अच्छा माहौल होना चाहिए। हम बिल्कुल आपके जो गवर्नमेंट के जो भी अपना चीज़ें हैं, जैसे डीज़ल का इशू है उसके ऊपर हम उनके साथ बैठने को तैयार हैं, कस्टम का है, टोल प्लाज़ो का है। हम ये कहते हैं कि स्टेक होल्डर जब आपके साथ बैठता है वो कोई ना कोई अच्छा रास्ता निकलता है। देखिए जो सेक्रेटरी या बाहर से आपको बताएंगे, हम ग्राउंड रियलिटी वाले लोग हैं, हम ज़मीन पे जो ट्रांसपोर्ट चला रहे हैं, जो इस वक्त हम मूवमेंट कर रहे हैं, हमें जो तकलीफ़ का अंदाज़ा है वो और एक बंद AC कमरे में बैठे हुए बंदे को नहीं हो सकता। उसने अपने लैपटॉप पे, अब तो AI का ज़माना आ गया, उसमें तो और ज़्यादा आसानियाँ हो गई हैं कि उसमें डालो, लेकिन हम AI के साथ अभी नहीं चल सकते, हम अभी भी बहुत पीछे हैं। हमें एक टाइम लगेगा, बिल्कुल हमें इंटरनेशनली दुनिया के साथ चलना है, हमने अपने बिजनेस को उस स्टैंडर्ड पे लेके जाना है। हमने उस पेट्रोल की कीमतें आप कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म की जानिब से किया गया बड़ा खुशाइंद है, जबकि वज़ीर पेट्रोलियम अली परवेज़ मलिक साहब कहते हैं कि पेट्रोल की कीमतें तो मैं तो ऊपर नीचे करता ही नहीं हूँ, तो मेरे ऊपर तनकीद करने वाले तो बात ही गलत करते हैं। देखें जी, वो तो उनका एक अपनी राय है कि उनको अगर वो देखें एज ए मिनिस्टर अगर वो इसको एक्सेप्ट नहीं करते तो फिर आप किसके ऊपर कह रहे हैं कि कौन चेंज कर रहा है, कौन तब्दील करता होगा? ये तो उनको सोच समझ के बयान देना चाहिए। तो देखिए मैं एक ज़िम्मेदार हूँ, यानी कि एक प्रेसिडेंट हूँ पाकिस्तान गुड्स ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन का, तो जो मैं बयान दूंगा, जो मैं बात करूँगा, तो मैं उसको उस पर यानी कि कह लें कि कायम भी रहूँगा ना, वजह ये है। तो लेकिन अब जो भी आएगा
यकीनी बात है कि बात उन्हीं के ऊपर आनी है, आप किसी के ऊपर नहीं डाल सकते, ठीक है। तो सरबराह के ऊपर ही जाएगी ना, सरबराह के ऊपर ही जानी है जी। जो रेलिवेंट मिनिस्टर है, हमने बैठना भी उन्हीं के साथ है, हमने फेवर भी उन्हीं से मांगनी है। बाकी वो कैबिनेट में जाएं, जहाँ पे भी जाएं, जो भी अप्रूवल लें, लेकिन उनको इन चीज़ों के ऊपर करना चाहिए। लेकिन देखें बात दूसरी, आप सेटिस्फाइड हैं? देखें जी, देखें अभी मैं ये कह रहा हूँ कि पहले भी 2000 जब 8 दिसंबर 2025 को भी ये माहदे हुए थे। अब 8 अगस्त 2026 को दोबारा स्ट्राइक हुई है, दोबारा माहदे हुए हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि ये चीज़ जो है ना, जो आपस की हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग है या वादे कर लेने, साइन कर देने, उसके ऊपर इम्प्लीमेंट ना करना, ये ख़तरनाक चीज़ है। ये आपके और गवर्नमेंट के और अदारों के दरमियान एक बदएतमादी वाली फ़ज़ा है, जो मैं बार बार कहता हूँ, इसको ख़त्म होना चाहिए। आपको टेबल पे बैठना चाहिए, हमें बिठाना चाहिए। हम आपसे एक्स्ट्रा लीफ नहीं मांगेंगे, बल्कि आप हमारे कंधों पे बोझ डालेंगे। बीइंग ए पाकिस्तानी, बीइंग ए बिजनेसमैन, जो मेरी सकत होगी, जो मेरी बरादरी बर्दाश्त कर रही होगी, मैं अपनी गवर्नमेंट के साथ, अपने मुल्क के साथ दूंगा। लेकिन आप इस मैकेनिज़्म को अपना के तो देखें। सब बड़ी अहम बात है कि बददियानती अगर कहीं पर महसूस होती है तो कल को जाकर शायद इन लोगों के साथ भी ना बैठा जाए। लोग जो स्टेक होल्डर्स दूसरी जानी बैठते हैं, वो समझते हैं कि यार इनकी ज़ुबान बहुत बड़ी चीज़ है। जो हमारे साथ वादे कर दिए गए हैं, अब उन वादों के ऊपर जो साहब वादे कर रहे हैं उनके ऊपर कायम भी रहेंगे। अभी तो वादे इम्प्लीमेंट होना शुरू हुए हैं, हल्का फुल्का सा उन्होंने 32 रुपये का रिलीफ डीजल पे दे दिया, जो कि आवाम तक भी पहुँचना शुरू हो गया है। और अगर ये वादे वफा नहीं होते हैं तो फिर कहानी कहाँ तक जाएगी, बड़ी ख़तरनाक हो सकती है। एक और भाई को दरमियान में शामिल करते हैं। भाई अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आप ठीक हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। अच्छा, आप क्या समझते हैं? नबील भाई अभी कह रहे थे कि ये वादे हो गए हैं, वादे वफा हो जाएंगे? इंशाल्लाह इस दफ़ा उम्मीद है कि होंगे। पिछली बार भी हम यही सोच रहे थे कि इस दफ़ा उम्मीद है हो जाएंगे, पिछली बार भी नहीं हो पाए थे। देखिए हमें तो उम्मीद ही रखनी है ना, उम्मीद पे दुनिया कायम है। और हम भी इंशाल्लाह ताला इसी उम्मीद के साथ उठे हैं वहाँ टेबल से कि अभी अब जिस दफ़ा जो माहदे हुए हैं वो पूरे किए जाएंगे। अच्छा, अगर तो एक आप पहले भी बात कर रहे थे, जब हमारी लास्ट टाइम भी बात हुई तो उसके अंदर आप कह रहे थे कि जी जब अगर खुदा न खास्ता कोई एक्सीडेंट हो जाता है तो उस सूरत के अंदर जो दियत की कीमत रखी थी वो बहुत ज़्यादा थी, उसके ऊपर भी कोई उसके ऊपर निगोशिएशन हो रही है, अभी हो रही है? अभी हो रही है। उसके ऊपर टीम बैठेगी, एक जॉइंट एक्शन टीम बनेगी हमारी कुछ ट्रांसपोर्टर्स की और हुकूमती नुमाइंदों की। उसमें ये डिसाइड हो जाएगा इंशाल्लाह। क्या डिसाइड हो सकता है कि जो डीजल की कीमत है वो अब कहाँ पे रहेगी? क्या 300 से नीचे रहेगी, 400 से नीचे रहेगी? क्या एक ब्रैकेट्स नहीं थे? वो जंग के साथ है, वो जंग के साथ, जैसे जंग नीचे आएगी, मुआशी जंग के साथ आएंगे फिर? नहीं, ईरानी जंग के साथ। जैसे जैसे वो नीचे आएगी, क्योंकि हमारे अपने पास कोई तेल नहीं है। ये डीजल जो प्रोड्यूस करते हैं, हम खुद भी जितना करते हैं, वो हमारी तकरीबन इस्तेमाल का 20% भी नहीं है। जो हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें 20% शेयर होगा इसका, जो हम पाकिस्तान में प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो बाकी तो सारा बाहर से आ रहा है 80% तकरीबन। तो वो रेट इंटरनेशनली चल रहे हैं, जो इंटरनेशनल रेट ऊपर जा रहा है तो हमारा भी ऊपर जा रहा है। जो हमारी डिमांड थी उनसे 15 दिन वाली, वो तकरीबन मेरा ख्याल है कि पूरी हो गई है। 15 दिन के अंदर वो जो टीम बनेगी उनकी, उसमें सबसे पहला मसला यही है कि इसको 15 दिन पे लेके जाए। अच्छा भाई, आप ज़रा आगे तशरीफ़ लेकर आइएगा। अच्छा, बात यूँ हुई थी कि डीज़ल का फ़ायदा कहीं ना कहीं ट्रांसपोर्टर को होगा, लेकिन एक बाइक वाला, छोटी गाड़ी वाला, उसको फ़ायदा होता है पेट्रोल से। पेट्रोल पे कोई बात नहीं हुई? पेट्रोल पे जो वो लोकल जो छोटे जो समझो कि मोटरसाइकिल या कार वालों को, उनको फ़ायदा किस चीज़ का होगा? ज़्यादा मसला तो उनका फ़ायदा नहीं होना चाहिए। नहीं, उनका फ़ायदा होना चाहिए। मसला ज़्यादा ट्रांसपोर्टरों का ना, ये तो जो बड़ी गाड़ियों जो 1000 2,000 बड़े लोगों को फ़ायदा होना चाहिए। बड़े लोगों का फ़ायदा है। जिस वक्त ट्रांसपोर्ट का फ़ायदा होगा, आवाम का फ़ायदा नबील होगा भाई ना। से सवाल होना चाहिए। नबील भाई को बड़ी गाड़ियों को तो फ़ायदा हो गया, अब जो आखिर में जाके एक छोटी बाइक वाला, छोटी गाड़ी वाला, वो पेट्रोल से कहीं ना कहीं निस्बत रखता है। एक जमात उसके लिए धरना भी दे के बैठी हुई है। क्या समझते हैं, उसमें तो कोई रिलीफ नहीं मिला? ये तो सिर्फ और सिर्फ शायद जो डीज़ल वाले लोग हैं वो तो सारे अमीर अमीर हैं, कोई बड़ी बड़ी गाड़ियाँ होती हैं या तो बड़े ट्रक होते हैं, उनको फ़ायदा हुआ है, बड़े आदमी को कोई फ़ायदा नहीं हुआ। देखें जी, जो कमर्शियल एक्टिविटी है ना, उसमें मैं हमेशा कहता होता हूँ कि उसके ऊपर गवर्नमेंट को रिलीफ देना चाहिए, क्योंकि उससे देखें आम शहरी को फ़ायदा होता है, आपकी इंडस्ट्री को, आम ताजिर को फ़ायदा होता है। और जहाँ तक सवाल आया कि जी पेट्रोल का, देखिए पेट्रोल का ये है कि जो आपने गैर ज़रूरी सफ़र करना है या गाड़ियों में यूज़ होना है,
ठीक है ना, वो इतना इफेक्टिव नहीं होता। हाँ, बाइक वाले के लिए है, क्योंकि देखिए मेरे पास अगर मेरा मुलाजिम है, वो बेचारे की एक फिक्स सैलरी है, और वो जैसे जैसे पेट्रोल की प्राइस बढ़ती है उसका बजट आउट हो जाता है, उसको भी रिलीफ मिलना चाहिए। मैं इस पर बात पे नहीं हूँ, लेकिन जो इशराफिया है उनके लिए तो खैर इतना इशू नहीं आएगा। लेकिन आपके जो कह लें कि बाइक वाले हैं, वो बहुत लाखों की तादाद में हैं, ठीक है ना। तो पेट्रोल के ऊपर आम जो सैलरी वेजेस वाले लोग हैं, उनके लिए उसमें भी रिलीफ उनको मिलना चाहिए। और देखें, ये जो धरने वाले लोग आते हैं या करते हैं, अब देखें हमने हमेशा सियासतदान से दूर रहे हैं। हम कभी भी सियासी किसी भी धरने में, किसी भी उस चीज़ में शामिल नहीं होता, क्योंकि बिजनेसमैन की जो मेंटालिटी या सोच है वो और तरह की है, उसकी सियासत और तरह की है। वो अपने जो मुलाजमीन है उनको भी देख रहा है, अपने मुल्क को भी देख रहा है, अपने कारोबार को भी देख रहा है। उसने की कोशिश होती है कि जल्द से जल्द कोई इसका रास्ता निकाल के टेबल पे बैठें, रास्ता निकालें और अपने काम को बेहतर करें, ताकि देखें आप बिजनेस बेहतर करेंगे, 2 लोगों को मजीद रोज़गार मिलेगा, हमारा मुल्क तरक्की करेगा, हमारे वॉल्यूम में इजाफा होगा, हमारा टैक्स ज़्यादा इकट्ठा होगा। बल्कि मैं ये कहता हूँ कि आप टैक्स का बोझ कम से कम डालें, हम बिजनेस वॉल्यूम बढ़ाने की तरफ आएँ। आपका बिजनेस वॉल्यूम जैसे इंक्रीज होगा, आपको टैक्स भी उतना ज़्यादा इकट्ठा होगा। बनिए की सोच ये है कि मेरा कस्टमर ज़्यादा है, ना ये हो कि मैं 2-3 कस्टमर से वो सारा पैसा निकलवा लूँ और बाकी वो कहता भाई मुर्गी को नहीं काटना, अंडे खाने हैं। अंडे खाएं। तो ये चीज़ें ज़रूरी हैं, आपको ये चीज़ों को समझना होगा। और हमारे जो इस वक्त भाईजान तमाम जो हमारे अदारे हैं, उनको साथ बैठ के, चाहे वो ताजिर है, चाहे वो इंडस्ट्री वाला है, चाहे वो अपना ट्रांसपोर्टर है, सर्विस में है, उन सब के साथ इस वक्त हमें बैठ के कोई दरमियानी रास्ता निकालना होगा। अगर इसी तरह से हम एक दूसरे को ब्लेम गेम करेंगे, हम एक दूसरे के ऊपर इस तरह क्रिटिसाइज करेंगे, उस चीज़ का हल नहीं निकलेगा। स्टेक होल्डर बैठेगा, बिजनेसमैन बैठेगा, और मैं क्या समझता हूँ कि जो बेहतर सर वो रास्ता निकाल के आपको देगा। आपके पास बहुत अच्छा टैलेंट है पाकिस्तान के पास, अल्हम्दुलिल्लाह, उसको इस्तेमाल तो करें। हम मायूसी की तरफ जो बच्चे जा रहे हैं, उनको मायूसी से निकालना है, हमने उनको अपने मुल्क के लिए इस्तेमाल करना है, उनका फ्यूचर, उनका देखें, हमने प्रेशर हर तरह का देखा है, हर वक्त देखा है, ठीक है ना। लेकिन अब जो बच्चे पढ़ लिख के आ रहे हैं ना, वो इस प्रेशर में नहीं है अब, क्योंकि अब कंप्यूटर का दौर आ गया, ऑप्शंस हैं, वो ऑप्शन है, ठीक है ना। तो आप उसको ज़ाया ना करें। आपके पास 60% यूथ है, और अगर यूथ होने के बावजूद हम अपने कर्ज़ों से ना निकल सकें, हम अपने मुल्क को बेहतर ना कर सकें, हम मुआशी जंग ना जी सकें, तो फिर मैं समझता हूँ कि ये हमारे इदारों की, हमारी गवर्नमेंट की नाकामी होगी। बिल्कुल इस तरह से है। देखिए जी, ये बहुत खुशाइंद बात है कि कहीं अगर हमें नज़र आता है कि ये सड़कें दोबारा से वीरानी ख़त्म कर चुकी हैं और यहाँ पर कारोबार दोबारा से शुरू हो गया है, इसका मतलब ये है कि शायद ये नुकसान सह सकते हैं बड़े बड़े जितने ट्रांसपोर्टर्स हैं, तमाम के तमाम लोग नुकसान सह सकते हैं। जो नुकसान नहीं सह सकता, जो डेली वेजेस पर काम करता है, एक ड्राइवर है या तो जो सामान उठा के लोड करता है, वो जो मज़दूर है, वो लोग रोज़ाना की बेस के ऊपर नुकसान नहीं सह सकते। तो उनके लिए शायद कहीं ना कहीं ये रिलीफ ही बना है। बाकी बार यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मज़ीद लोगों से बात। वेलकम बैक नाजरीन, ट्रांसपोर्टर्स में मौजूद हैं। इससे पहले हम प्रोग्राम इसलिए कर रहे थे कि ट्रांसपोर्टर्स हड़ताल करने वाले थे या हड़ताल कर चुके थे। आज का प्रोग्राम इसलिए है कि हड़ताल करने के बाद क्या क्या फ़ायदा हुआ है ट्रांसपोर्टर्स को। तो ट्रांसपोर्टर्स से बात करते हैं। भाईजान अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक हैं? शुक्र। आप भी ट्रांसपोर्टर हैं? जी जी ये बताइएगा कितने ट्रक हैं जो आपके चलते हैं? जी, हमारे कुछ तो जो ज़्यादा होते हैं रेंट पे चलते हैं, पक्की गाड़ियाँ लगी होती हैं, और 1-2 गाड़ी है हमारी अपनी ज़ाती, 2 गाड़ी हैं। ज़ाती 1-2 है, बाकी इन्वेस्टर की गाड़ियाँ होती कि वो ऐसे ही ना थोक से गाड़ियाँ ले लेते हैं, वो फिर दूसरे शहर से आए होते हैं, उनको लोड करवा के भेज देते हैं। कितना नुकसान हुआ ये 9 दिन की हड़ताल का एक ट्रांसपोर्टर को? सर देखा जाए तो अगर एक बंदे की रेशो लगाई जाए ना मज़दूर की भी, तो उसका 1 महीना पूरा ज़ाया हो गया। अब वो तकरीबन 5 महीने तक सीधा नहीं होगा, उसके बिल, उसके बच्चों का ख़र्चा 1 हफ़्ते से। अड्डे वाले की तो दूर की बात है, अड्डे वाले पे आप आएंगे तो या ट्रांसपोर्टर पे आप आएंगे तो उनका भी 1 माह जो है ना 2-3 महीने सीधा होने में लग जाएंगे। ये जो आपको एक ज़्यादा राशि नज़र आ रहा है, ये लोड था जो 8 दिन का बैकअप था, वो सारा उन्होंने मज़दूरों ने मार्केटों से उठा के अड्डों में भेज दिया। तो पूरा नहीं हो जाएगा क्योंकि सामान तो कहीं ना कहीं फ्लरिश होना है, पूरे पंजाब में, पाकिस्तान में जाना ही है। सर बिल्कुल जाना पूरा हो जाएगा 1-2 हफ्तों के अंदर? नहीं, ये ऐसे नहीं होता। अब देखें, ये हमारा बिजनेस है, हम किसी को ये भी नहीं कह सकते कि यार इतना हमारा माल आ गया, अब इससे ज़्यादा हम नहीं ले सकते। वो जो आ रहा है हमें उसकी इज़्ज़त करनी पड़ती है, हमारा रिज़्क़ लेके आ रहा है। इसमें ज़्यादा नुकसान होता है हमें, माल इधर के उधर चले जाते हैं, जगह हमारे पास कम है, फैसिलिटीज़ कम है, लोड ज़्यादा होता है, हर इंसान है,
एक 11 बजे से लेके सुबह 6 बजे से पहले हमें क्लियर करना होता है। और वो आप बताएंगे वो कौन सी मशीनें हैं जो 5-6 घंटों में सब कुछ क्लियर कर सकती हैं। गर्मी की आप देख लें कि गर्मी में इंसान खाली अपना आप लेके नहीं चल सकता, और सारी रात मज़दूरों का लोडिंग करना, सीढ़ी पे बार बार चढ़ना उतरना, उनका क्या हाल होगा। तो ये लगता तो ज़ारी ऐसे ही है कि बहुत कमाई है, लेकिन ये है कि कुछ क्लेम में निकल जाएगा माल। बस वो सब्र शुक्र करके अल्लाह बचा ले तो बचा ले, नहीं तो फिर कोई ना कोई क्लेम, को 2 नाक उधर चले गए, 10 नाक उधर चले गए, कॉरपोरेशन उठा के ले गई, ऐसे ही होता है। लेकिन कॉर्पोरेशन उठा के ले जाते हैं। बिल्कुल जी, अभी भी ये तकरीबन ऐसे ही है। हमारी आज भी मीटिंग हुई है, उनमें हम येलो लाइन का कह रहे हैं। इंशाल्लाह ताला वो प्रपोजल जग गया है हमारा, अल्लाह उसमें कोई बेहतरी कर दे तो वो हमारे लिए हो जाएगा कि एक हमारी रेड लाइन आ जाएगी कि इससे ज़्यादा हमने आगे जाना है तो इस पर पर्चा होगा, तो हमारी यूनियन भी उसमें येलो लाइन पे भी बात कर लेते हैं। पहले भाई से बात कर लें। भाईजान साहब वालेकुम सलाम। अच्छा भाई, ये बताइएगा, अब जैसे कि भाई कह रहे हैं कि हमें कोई जो नुकसान है वो जल्दी भरपाई नहीं हो सकती, जो 9 दिनों का नुकसान है हमें कोई 4-5 माह उसको सीधे होने में लग जाएंगे। ये नहीं हफ्ते 2 हफ्तों के अंदर वो जो सामान रुका हुआ था अचानक से जाना शुरू हो जाएगा और फ़ायदा ही फ़ायदा। नहीं, असल में बात ये ना, एक तो गाड़ियों की शार्टेज की वजह से जो गाड़ियाँ पेशावर गई थी, जो कराची गई थी, वो वहाँ पे खड़ी थी। यहाँ पे गाड़ियों की कमी की वजह से माल का प्रेशर काफ़ी ज़्यादा था, तो वो डबल किराया मांग रहे थे, और जो हमारे किराया थे वो पुराने ही चल रहे हैं, तो इस वजह से जो है वो नुकसान चल रहा है और प्रेशर काफ़ी था मालों का। तो ये कम से कम इन पे कोई 15 दिन तो लगेंगे माल को कवर करने में। नबील भाई कह रहे थे कि हमने 10% किराए फौरी तौर पर गिरा दिए हैं। जो अब माल जा रहा है, क्या वो 10% किराए कम पे जा रहा है? बिल्कुल किराए पे जा रहा है। बिल्कुल वो तो 10% हमने सारों गुड ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन वाले जितने भी हैं उन्होंने 10% का डायरेक्ट फ़ायदा हो गया ना हड़ताल का उन लोगों को। ये जो शालमी के अंदर ये बड़े बड़े ताजर हैं उनको तो डायरेक्ट फ़ायदा हो गया इस चीज़ का। जी बिल्कुल, हाँ, हड़ताल का तो उनको ये फ़ायदा हो गया कि डीजल जो है 32 रुपये कम हो के हमने भी 10% कराया। ये ट्रस्ट रखते हैं कि ये मज़ीद डीजल कम होगा फ्यूचर में? उम्मीद तो है, जो हमें हमारे साथ जो वादे किए हुए हैं, इंशाल्लाह उम्मीद तो है कि भाई हम 15 दिन पे लेके जाएंगे। हमें जिस तरह सदर साहब ने कहा 15 से 20 दिन मांगे। अब्दुल अलीम ख़ान जो हमारे चेयरमैन है, वज़ीर आज़म साहब ने उनको चेयरमैन, कमेटी का चेयरमैन बनाया हुआ है, और वो इंशाल्लाह ताला 20 दिन में अंदर जो भी है। अभी जो एक खुशखबरी कल की आई हुई है कि जो 35 टन 10 व्हीलर का वज़न है वो कांटों को जो है लेटर चले गए, और वो इंशाल्लाह ताला वो आ रहे हैं 35 टन वाला हिसाब। बाकी आहिस्ता आहिस्ता आ रहे हैं इंशाल्लाह। एक और बात की जा रही थी, जब हमें लास्ट प्रोग्राम किया उसके अंदर बता रहे थे जगह जगह पर ट्रैफिक वार्डन्स रोक लेते हैं। ट्रैफिक वार्डन्स वहाँ पर 2000, 3000, 5000 इसके मुतालिक बात हुई कि ये कौन सा 20-25 हज़ार का अलग ही बजट है? नहीं, वो तो अभी कमेटियां बनी हुई हैं यहाँ पे, जो नाके बनाए हुए हैं उसके हवाले से अभी CTO साहब के साथ मीटिंगें होंगी, तो आइंदा जो भी होगा इंशाल्लाह। तो चलें लाहौर के होंगे ना, बाकी CTO से भी बात करनी पड़ेगी इस हवाले से। भाईजान साहब वालेकुम आप ट्रांसपोर्टर हैं? जी सर। अच्छा, आपके कितने ट्रक चलते हैं? है कोई 15-20 हमारे साथ पक्के 15-20 गाड़ियाँ हैं। 15-20 गाड़ियाँ जो आपके अंडर चलती हैं। हाँ जी। 15-20 गाड़ियों का 9 दिन बंद रही। 15-20 गाड़ियों के साथ तकरीबन 50-60 लोग भी होंगे जो काम करते इसी होंगे। तरह कितना नुकसान हुआ? नुकसान तो काफ़ी ऑटो वाले ने उठा लिया। तकरीबन कोई एक चक्कर में उसको 30-40 हज़ार रुपये मिसाल के तौर पर मर्दान पेशावर का उसको बचता है, तो वही नुकसान हो गया सारा एक पर गाड़ी का 40-50 हज़ार रुपये। नहीं, ये जो 9 दिन की हड़ताल रही, आप क्या समझते हैं? क्या ये नुकसान फ़ायदे में बाद में ट्रांसफ़र हो गया, यानी कि फ़ायदा रहा इसका या नहीं? क्या आप समझते हैं कि ये हड़ताल नहीं होनी चाहिए थी? नहीं, लाजमी बात है, फ़ायदा तो यही हो गया कि तकरीबन 35 टन जो हमारे साथ अब्दुल अलीम ख़ान ने वादा किया हुआ था वज़न का, तो वो लागू हो गया कल से गाड़ियों ने 35 टन माल बामाई लोडिंग सारा गाड़ी शुरू हो गए, तो समारात तो आना शुरू हो गए इंशाल्लाह। इसका फ़ायदा फिर बेहतर हो गया ना? बेहतर हो गया। बेहतर हो गया कि एक आपने हड़ताल की और आपको अब नज़र आया कि उस हड़ताल का फ़ायदा हमें मिल गया डायरेक्ट। फ़ायदा हो गया इंशाल्लाह। अच्छा, अब ये बताएं कि अब वही वाला भाई से सवाल जो मैं कर रहा था कि जगह जगह पर कोई ट्रैफिक वार्डन रोक लेते हैं या फिर मुख्तलिफ इदारे के लोग रोक लेते हैं, अभी कुछ उस हवाले से बात हुई? तो खामखा सदर साहब को कहा होगा कि भाई टाइम 15 दिन का 20 दिन का मांगा होगा कि भाई कमेटियाँ बन रही है, कमेटियाँ बनेगी इंशाल्लाह, स्टेक होल्डर के साथ बैठेंगे तो इंशाल्लाह उसका भी फ़ायदा बेनिफिट तो खामखा आएगा। इस तरह नहीं है कि नहीं आएगा। ये जो तनख्वाहों के ऊपर तनख्वाहें बनाए फिरते हैं, अगर ये ऊपर वाली तनख्वाहें ख़त्म हो जाएं
तो यकीनन तौर पर ट्रांसपोर्टर्स को फ़ायदा होगा, ट्रांसपोर्टर से आम जो ताजर है उसको फ़ायदा होगा, आम ताजर को फ़ायदा होगा तो आम आवाम को फ़ायदा होगा। इस तरह से ये जो भत्ता वसूल किया जाता है, अगर वो ना वसूल किया जाए तो एक आम आदमी को फ़ायदा इसका ज़रूर होना शुरू हो जाएगा। बाकी बार यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मज़ीद ताजरों से बात करते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। ये जब ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल शुरू हुई तो सबसे ज़्यादा नुकसान ये इन लोगों को था, ये जो रोज़ाना की मजदूरी करते हैं। तो ये हमारे साथ मजदूर मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। की हाल चाल ने? ठीक है 9 दिन की हड़ताल रही ते फायदा होया ਉਹਦਾ कि नहीं? नहीं नुकसान क्यों है? नुकसान है ये जी घर बह के की कर सकते हैं जी कितनी दिहाड़ी सी एक दिन दी? दिहाड़ी है कोई 500 3000 2500 3000 ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਸੀ ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ 2500 3000 9 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ, हाँ ਯਾਨੀ जी 25000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। हाँ जी ਤੇ ਹੁਣ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੂਰਾ ਹੋਏਗਾ 25000 ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ? ਡਬਲ ਸ਼ਿਫਟਾਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ हाँ जी तो हम खुश हो? कोशिश ये बड़ी अच्छी बात है। आप भी मजदूर हैं जी? सब भी मजदूर है इधर जो काम कर रहे हैं सब मजदूर सारे मजदूर हैं। 9 दिन की जो हड़ताल थी वो मजदूर के ऊपर किस तरह बीती? बहुत मुश्किल, बहुत ही मुश्किल, आंसू निकल आए थे। उस महीने बिल भी आ गया और घर का खर्चा बहुत बोझ बन गया। इस मुल्क में कमाना ही बहुत मुश्किल हो गया मजदूरों के लिए खास। अब वो खर्चे पूरे नहीं हो रहे वो जो 9 दिन नहीं पूरे होंगे, दिन रात काम कर रहे हैं, ये आंखें सूजी हुई हैं, कल रात सोए नहीं आप? दिन रात कर रहे हैं लेकिन पूरी नहीं पा रही। क्यों कि काम चलेंगे तो सड़कें चलेगा। अड्डों पर माल लेकर आना सबसे ज़्यादा मुश्किल काम, ये ठेले को खींच कर लाना इधर। जोर लगता बार बात कहते हैं कि ये मजदूरों का दिन है, हम मजदूरों के लिए ये करते हैं, हमारे लिए आज तक किसी ने कुछ नहीं किया। वो बताए हमारे सामने आए, कुछ भी नहीं करते, बस अल्लाह भाई। ये जो हड़ताल के 9 दिन हैं ये पूरे करने के लिए अगले 9 दिन लग जाएंगे? ये तो महीना भी लगे नहीं पूरा कर सकता, नहीं होगा महीने में? कभी भी नहीं, कोई सोच भी नहीं सकता। ये जो यानी कि अब खर्चे बढ़ गए होंगे, घरों के खर्चे बढ़ किराए। गए। ये लाहौर के वाला अड्डे वाले जो है ना, ये अल्लाह की राह में बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं। अल्लाह इनको और दे। हमारे मजदूरों का ये बहुत ख्याल रखते हैं, खाना भी खिलाते हैं, सारा कुछ करते हैं। 9 दिन घर में रहे या फिर नहीं फिर गांव चले गए थे, इतने मजदूर क्या करते इधर। घर में बैठा हुआ मर तो बुरा लगता है ना? गहरी बात है। तो अब बहरहाल अब तो फिर लंबा अरसा मेरे ख्याल है गाँव जाना नहीं रह पड़ेगा। अब जो ना महीने बाद जाएंगे, महीने पैसे इकट्ठे करेंगे। महीना पैसे इकट्ठे करेंगे। ये क्यों ना हाल है, अभी भी ये चंडियाँ पड़ी हुई हैं, ये मात ये ज़रा हमारे कैमरे में दिखाएं। ये वो आते हैं जो कि ये मात वो उतर गया ऊपर पे, क्या अभी एक दिन काम करके यही है बस, क्योंकि छुट्टी थी ना, 10 दिन बाद काम शुरू किया ना, नींदें भी पूरी नहीं, आंखें स्वेल हो गई हैं। क्या करेंगे। यानी ये जो हड़ताल है सबसे ज़्यादा बुरी मजदूरों पर गुजरती है। हाँ सबसे ज़्यादा बुरी, सबसे ज़्यादा बुरी हम पे गुजरी, किसी पे नहीं गुजरी। ये हड़ताल ना होती तो ट्रांसपोर्टर्स भी परेशान थे, सारे परेशान थे। भाई उनका भी 20-20 हज़ार का चलान, 15-15 हज़ार का चलान, उनके भी बच्चे हैं, मजदूर लोग हैं, वो भी सारी रात वो चलते हैं गाड़ी लेकर, पता नहीं कहाँ कहाँ जाते हैं, वो कहाँ से खर्चा पूरा करें। वो भी इसी तरह हम थोड़ा थोड़ा करके हम गांव में ना, कर्जा जो होता है ना दुकानदारों का परचून का, वो थोड़ा थोड़ा करके हम उतारते रहते हैं, फिर ऊपर उतना हो रहा हो जाता है। अब तो डबल हो गया ना, अब कोई बिल्कुल यूं ही है। ये देखें, ये सारे के सारे आपको मजदूर ही नज़र आ रहे हैं, सारे मजदूर हैं। ये 9 दिन 10 दिन घर में बैठ के आएंगे ये सारे के सारे मजदूर। और अब जो बंदा 9-10 दिन घर में बैठ के आया हो तो यकीनन तौर पर आप समझ सकते हैं कि उसका घर किस तरह से चल रहा होगा। अब भाई दोबारा आपसे बात करते हैं। अच्छा ये बताइएगा कि अब ये मज़दूर, जब हमने इनकी बात सुनी वो तो मेरा ख्याल है उनकी आंखें भी स्वेल हुई थी, हाथों में भी उनके छाले पड़े हुए थे। बिल्कुल सही कह रहे हैं। वो तो उनके ऊपर तो ये 9 दिन बड़े बुरे गुजरे। यार जाहिर बात है, गरीब आदमी थे तो यहाँ से डेली कमाना होता है। 8 दिन अगर पहिया जाम रहा है तो डेफिनेटली इन मजदूरों को तो बहुत तकलीफ आई है। ये तो बहुत तकलीफ में रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं। ये तो आपको पहले बताया कि उनका तो जो हाल है, अगर कोई सुन ले तो वो रो दे कि उनका किचन कैसे चला है, उनको किसी ने पूछा है, उनको किसी ने नहीं पूछा।
उन्होंने कैसे गुजारा किया है। अगर ये चीज़ें हुकूमत सोचना शुरू कर दे कभी इस तरह का मसला ना बने। 9 दिनों में ये मज़दूर रो पड़े हैं, रोज़ के ये पर डे के हिसाब से रोज़ कमाते हैं, रोज़ खाते हैं। इनका वो नहीं है कि पीछे से कमा लिया है। मैं 1 मिनट और बात करता इन्होंने भी रो पड़ना। ये रो पड़ता है, ये बंदा ये रो पड़ता है जनवन। ये अंदर से ये हमारा इत्तेकाद है, मुसलमान है कि अल्लाह पाक ने जो हमारे नसीब में लिखा वो हमें मिलना है। बस इसी वजह से हम कायम दायम हैं। अगर ये चीज़ हमसे निकल जाए तो ये आपको हर बंदा रोता हुआ दिखाई दे। बिल्कुल यही है। देखिए जी, जब हम मज़दूरों से बात करते हैं तो हमें यूँ पता लगता है कि हड़ताल इनके लिए सबसे बुरी होती है। शायद ट्रांसपोर्टर्स भी सह लेंगे, बाकी लोगों को भी नज़र आएगा कि अगर हड़ताल थोड़े दिन चलती है तो फ़ायदा कहीं ना कहीं फ्यूचर में नज़र आ रहा होगा, लेकिन इनका तो ना फ्यूचर में फ़ायदा ना प्रेजेंट में फ़ायदा। ये नुकसान ही नुकसान में रहेंगे। बता रहे हैं दिन रात काम कर रहे हैं ताकि वो 9 दिन जो कमाई नहीं आई वो किसी तरह से वो जो एक खला पैदा हो गया उसको पूरी किया जा सके। बाकी बार यहाँ पे छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद मज़ीद लोगों से बात करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। ट्रांसपोर्टर्स में मौजूद हैं और इनसे कुछ वादे किए गए और वादे करने के बाद हड़ताल ख़त्म करवा दी गई। सबसे ज़्यादा जो हड़ताल के दिन थे वो इन पर भी बुरे गुज़रे, मज़दूरों पर भी बुरे गुज़रे और सरकार पर भी बुरे गुज़रे। लेकिन अगर तो ये मुतालिबात जो इनके थे वो नहीं माने जाते हैं तो कहानी किस तरफ जाएगी। अब नबील भाई से बात करते हैं। नबील भाई, ये बताइएगा कि आपके जो मुतालिबात हैं, 15-20 दिन का वक्त मांग लिया गया, 15-20 दिन के बाद भी आपके मुतालिबात पूरे नहीं किए जाते तो फिर क्या दोबारा हड़ताल होगी? देखें जी कि हमने 40 दिन के लिए मौखर किया है इसको ना। अच्छा, ख़त्म नहीं की, मौखर किया है। शायद आपने 40 दिन का ब्रेक है जी, 40 दिन का गवर्नमेंट ने भी कहा है कि आप इसके दरमियान में देखेंगे कि आपके अगर इशू मसले हल नहीं होते तो फिर हमारे पास तो ऑप्शन है ही है, ठीक है। लेकिन हड़ताल हो सकती है। देखिए हड़ताल बेसिक ये है कि जब आपका कारोबार नहीं चलेगा, आपको नुकसान होएगा, आप कारोबार करेंगे नहीं करेंगे। देखिए मैं ये कहता हूँ कि हम 1 घंटे के लिए कारोबार नहीं, क्योंकि हमें ये जितने आप लोग देख रहे हैं 10 दिन तक ये बेरोज़गार बैठे हैं। क्या किसी ने आके इनका पूछा है? हमारी जितनी शकत है हमने इनकी सपोर्ट की है, लेकिन बात ये होती है कि गवर्नमेंट या अदारे इनको देखना चाहिए कि हमारे साथ लाखों लोग हैं भाईजान। आप देखें ठेले वाला है, हाथ रेडी वाला चल रहा है, गधा गाड़ी वाला चल रहा है, अपना चिंकी रिक्शे वाला लोडर चल रहा है। कितने लोग, लाखों लोगों का रोज़गार वाबस्ता है इस इंडस्ट्री से। और अगर हम इसको लंबा करते जाएंगे, ठीक है जी, और गवर्नमेंट इस पर तवज्जो नहीं देगी तो मैं समझता हूँ कि हम दोनों इसके ज़िम्मेदार आते हैं। और गवर्नमेंट ज़्यादा जिम्मेदार होती है। वजह यह है कि रियासत माँ है, उसको देखना चाहिए कि अगर हमारे लोग इस वक्त मुश्किल में हैं, हमें बताएं कि अगर हम उनसे कोई नजायज़ डिमांड कर रहे हैं, अगर हमारे ऊपर एक्स्ट्रा कोई लोड आ रहा है या कोई कुछ गलत फैसले हो रहे हैं, हम उसकी इस्लाह करना चाह रहे हैं, हम उनको बताना चाह रहे हैं, हाईलाइट करना चाह रहे हैं। आप हड़ताल से पहले क्यों नहीं बैठते? हम 8 दिन का, 10 दिन का, 15 दिन का टाइम इस वजह से देते हैं कि भाईजान हमारे साथ बैठ जाएं, हम उस तक ना पहुँचे। लेकिन गवर्नमेंट या अदारे क्यों वहाँ तक जाने देते हैं? क्यों नहीं पहले इंगेज किया जाता? क्यों नहीं टेबल पर बैठा जाता? देखिए हर मसले का हल, मैंने कहा कि जंगों का भी हल टेबल पर है। आप टेबल पर बैठें, लोगों को इंगेज करें। एक और बड़ा मसला था, चलें आपके मुतालिबात तो अब 15-20 दिन में पता लगेगा कि पूरे हो रहे हैं या नहीं हो रहे। अब एक ताजर जो दुकानदार था छोटा, वो बड़ा परेशान था। अब यहाँ पर मसाइल भी रहे, शालमी में भी ताजर और पैरा फोर्स या इंतज़ामिया आमने सामने भी रही। अब उन्होंने सोचा है कि पूरे पंजाब में स्पेशल आप लोगों को रिलीफ दिया जाए, पूरे पंजाब के लोगों के ऊपर वो नाफिज हो या ना हो, आप लोगों को यहाँ नाफिज हो जाएगा। वो येलो लाइन लगाने जा रहे हैं, वो क्या मामला है? नहीं जी, देखिए वो शुरू से येलो लाइन, देखिए वो येलो लाइन इस वजह से लगाई गई थी कि उसके अंदर पार्किंग भी आपकी आएगी, जो कार पार्किंग है वो भी उसके अंदर होगी, जो हमारा सामान है वो भी उसकी, क्योंकि देखिए हमारे पास ये बुकिंग एजेंसी है। हमने रात को 11 बजे शहर के अंदर आना है और सुबह 6 बजे हमने निकल जाना है। हम दिन के टाइम तंग नहीं करते, और जो सामान दिन को हमारे पास आएगा शाम तक वो हम येलो लाइन के अंदर, उसके बाद रात को हमारी डंपिंग शुरू होती है। तकरीबन 1000, 1200, 1500 ट्रक की इन आउट होता है रात के टाइम में, ठीक है। छोटा वॉल्यूम नहीं, एशिया की सबसे बड़ी मंडी है। चालम मार्केट, बरांतर रोड, अकबरी मंडी, आपकी जो अपना ये सारी जितनी भी सराउंडिंग मार्केटें हैं, आजम मार्केट, येलो लाइन खींचने जा रहे हैं। ये नहीं, येलो लाइन लगी हुई थी, ठीक है। इसके ऊपर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा था क्योंकि पैरा फोर्स नहीं आई है, उसको इसका आइडिया नहीं था, हमारे पास लेटर मौजूद था। और इसी दौरान फिर इनसे दोबारा जो हमारी बातचीत हुई है उसके ऊपर उन्होंने कहा जी कि एक आज कमेटी को हमने सर्वे करवाया है। येलो लाइन कितनी आगे होगी दुकान के? किसी जगह पे 10 फुट है, किसी पे 5 फुट है, किसी पे 20 फुट है, यानी कि जितनी हो जाए कि ट्रैफिक की रवानी चलनी चाहिए। वो हमने भी जिम्मेदारी लिया, हमने उनसे कहा हम आपको लिख के देंगे, तो गवर्नमेंट भी हमें लिख के देगी, तो उसके अंदर हमें हरासमेंट नहीं होगी, पर्चे नहीं होंगे, लोगों को तंग नहीं किया जाएगा। हमारे लोग काम करने को तैयार नहीं है। हमारे मुंशी मैनेजर जो है ना वो कहते हैं जी हमने काम नहीं करना। पीरा फोर्स आती है, गाड़ी में डालती है, ले जाती है, हवालान में बंद कर
करती है, उसके बाद 8-10 घंटे जलील करते हैं। ऐसे नहीं करेंगे चलेगा। अच्छा, लेकिन पूरे पंजाब के अंदर भी लोग कहते हैं 2 फुट हमें जगह दे दें, हमारे यहाँ पर कोई लाइन खींच दे, कोई 3 फुट की लाइन खींच दे, वो उनके साथ नहीं कभी भी बैठते। देखिए सर, आपका ये हम जो काम कर रहे हैं ना, हमें इतनी मुश्किलात हैं। हमने इनको कहा हमें 1000 कनाल जगह दें, उसके बाउंड्री के अंदर हम काम करें। देखिए, आपने इतने प्रोजेक्ट किए हैं, इतनी डेवलपमेंट हो रही है, सीएम साहब को हम अप्रिशिएट करते हैं, लेकिन जो मेजर आपका जो ट्रांसपोर्ट का शोबा है, आपने क्यों इग्नोर किया? हमें क्यों नहीं जगह दी? हमें इस मुश्किल में, अगर खुदा न खास्ता आप देखें ये सामान है, बारिश आ जाएगी, हम क्या करेंगे? हमारे लाखों का हमें क्लेम पड़ता है, हमारा सामान चोरी हो जाता है। हमने तो उनसे कहा कि हम रात से पहले हमें यहाँ से शिफ्ट करें, हम चले जाएं। हम मजबूरी से बैठे हैं। देखिए, लोग वो उनकी और पोजीशन है, हमारी पोजीशन हो रहा है। हमें गवर्नमेंट इस वजह से अकोमोडेट कर रही है कि गवर्नमेंट की अपनी नकली एजेंसी कह लें कि उन्होंने आज तक कोई ऑर्गेनाइज हमें ट्रक अड्डा दिया नहीं है कि हम वहाँ पे आगे हमें जगह दी और हम नहीं जा रहे। आप बिल्कुल हमारे ऊपर कार्रवाई करें, हमारे अड्डे सील करें, हमारे ऊपर FIR करें, लेकिन अगर आपने अभी तक हमें जगह ही नहीं दी है और इतनी कंजेस्टेड जगह के ऊपर हमने ट्रैफिक की रवानी को भी बरकरार रखना है, अपने बिजनेस को भी चलाना है। और ये जो सप्लाई चेन है ना सर, ये छोटे देहातों में, ज़िलों में, ये उनके लिए एक 40 कंटेनर की ज़रूरत रखता है। आप देखें, जब ये 10 दिन सामान वहाँ पे किया तो 4 गुना, यानी कि 100 रुपये वाली चीज़ वहाँ 500 की बिकती रही है। सप्लाई चेन टूटने से इतना यानी कि होता है, सब फर्क है। तो ये आपका पूरे पाकिस्तान में इस एशिया की सबसे बड़ी मंडी है। यहाँ से 1000-1500 ट्रक आपको जो जाता है, पूरे पाकिस्तान में इसकी डिलीवरी होती है। तो हमारी मजबूरी ये है कि हम इसलिए कह रहे हैं कि इस वक्त म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से, देखिए ये भी हमारा भी और गवर्नमेंट का अच्छा जस्टिस है कि भाई आप बैठ के एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ एक चीज़ तय कर लेते हैं। हम भी उसके पाबंद होंगे, गवर्नमेंट भी उसके पाबंद होगी, ताकि अच्छे तरीके से लोग कारोबार कर सकें। बिल्कुल। चलें जी, बहुत शुक्रिया नबील भाई आपका। अच्छा, बड़ी अहम बात जो लास्ट वाले हमने पार्ट में की है वो येलो लाइन का जिक्र है। येलो लाइन पूरे के पूरे पंजाब में भी इस तरह से खींची जा सकती है, जिस तरह के इनके ऊपर भी कोई ना कोई इतलाक होना चाहिए कि आप ये येलो लाइन है, येलो लाइन के अंदर रह के काम करें। लेकिन पूरे पंजाब में कोई 1 फुट भी अपनी कोई चीज़ बाहर निकालता है तो उसके ऊपर पैरा फोर्स गिरबान से पकड़ने के बाद उसको थाने ले जाते हैं, उसको बंद कर देते हैं। तो मेरा ख्याल है कि उनके ऊपर भी थोड़ा सा इतलाक होना चाहिए, लोगों को कारोबार करने दें। अगर लोग कारोबार करेंगे तो महंगा आटा भी ख़रीद सकेंगे, महंगा घी भी ख़रीद सकेंगे, फिर आपको चीज़ें कंट्रोल उस तरह से करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सबसे पहली बुनियादी चीज़ ये है कि लोगों को कारोबार करने दें। बाकी बहरहाल प्रोग्राम आपने देखा, प्रोग्राम के मतलब अपनी राय का इज़हार ज़रूर करिएगा। इसके साथ अपने मेज़बान हमजा जावेद और प्रोग्राम आखिर क्योंकि पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।